नमस्कार, मेरा नाम गोल्डी तिवारी है और आज हम सुनेंगे ओम थानवी जी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव। अभी भी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है और सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे, साजो सामान और खिलौनों आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। मोहनजोदाड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वो घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले यह आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी और पूरा मोहनजोदाड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। मोहनजोदाड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडहर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुकों के कमरे भी हैं। 1952 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के कारण भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले में एक सर्पिल पगडंडी पार पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। ना आकाश बदला है, न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गईं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है। भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आंखों से देखना है, बाकी सब आंख का झपकाना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौधियाती है।
तस्वीर उतारते समय आप कैमरे में जरूरी पुर्जे ना घुमाएं, तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हैं। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं, मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की भी जरूरत ना पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदाड़ो के सबसे खास हिस्से में एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होने होते थे, चाहे वो राजसत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदाड़ो ने सिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदाड़ो अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में तब्दील हो चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडहर काफी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवशेष छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदाड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती में दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो आपको मोहनजोदाड़ो के खंडहर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है, वो कामगारों की बस्ती है। कहा जा सकता है इतर वर्ग की। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5,000 साल टिक सके। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके में एक तिहाई हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। अब वह भी बंद हो चुकी है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है। इससे आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम दैव मार्ग, डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। इसके तीन तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं। उत्तर में 2 पांत में 8 स्नानागार हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, जिसमें सफेद दामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां हैं। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी है और ईंटों से ढकी भी हैं। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान मानी गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की।
कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा। ठीक इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। बरसों यह माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायत थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते थे। कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों में बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़ बाकी सबके बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला। मोहनजोदाड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधो स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी, लिनन और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते थे। शायद सूत उनको निर्यात होता हो। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदाड़ो के लिए मेलुहुआ शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई थी होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चारदीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। कहीं कहीं वे फिर जमीन में जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदाड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादातर कुएं। मोहनजोदाड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके, हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ 2 हलके हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यहाँ पर बहुत बड़ी लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदाड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती थी। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। इस शहर के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना होगा, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदाड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती रहती होगी। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर
हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं-कहीं वे खुली हैं, पर ज्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदाड़ो के बंदिशों के सरोकार का यह बेहद बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं, उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है, वो है कुओं का प्रबंधन। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है, जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदाड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवारों का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं, जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, 1, 2, 4 के अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला-जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदाड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं-कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों में के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीजों से हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। डी के बी सी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। डीकेजी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर एचआर हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924 से 25 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रहीं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मर्टिमर विलर ने कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। वहीं पर एक बड़ा घर है, जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की ओर जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधो स्वरूप वत्स के नाम पर एक वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहरी बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो में कुआं को छोड़कर लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयतकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। दूसरी तरह यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमरीकी नृतत्व शास्त्री गैगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हों, जो कालांतर में नष्ट हो गईं। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं,
यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग-अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी-सी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊँचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर गौर किया कि मोहनजोदाड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजे पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदाड़ो की जानी-मानी मोरों के पशु याद हो आए। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदाड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? मोहनजोदाड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे-फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते, तो साएं-साएं की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब खंडहर हैं, सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर का एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वो 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हम में कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है, कल यहाँ कोई बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदाड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। महज इसलिए नहीं कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। कई चीजें हैं जो मुझे यहाँ से वहां जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, बाजरे और ज्वार की खेती। मोहनजोदाड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हर दम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर लोग नहीं। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार कर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया था। दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी है जैसे कल ही की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडोर ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों, शायद शाम शाम ढले लौट आने वाले हों। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज भी वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया था। उनमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया था। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था। जब मैं छोटा था, हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ की बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहां कभी इस्तेमाल होता होगा। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदाड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। खंडहरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा सा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। सामान भी ज्यादा नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं।
यूं अकेले मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित हैं, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतौल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, दो पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है, कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा। अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई नहीं। मोहनजोदाड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अनुशासन जरूर था, पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ ना रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था, जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एक रूपता तक को कायम करे हुआ था। दूसरी बात, जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है, वो है प्रभुत्व या दिखावे में तेवर का नदारद होना। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिलते हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ की मूर्त शिल्प छोटे हैं और औजार भी। मोहनजोदाड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। आज के मुहावरे में कह सकते हैं वो लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर नहीं था। उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखकर सबसे समृद्ध भी माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए क्योंकि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझ लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाए हुए है। सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उस पर बारीकी बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी हैं। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयां मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिसमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया है कि यह बारीक कशीदेकारी में काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदाड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है। आज छापे वाला कपड़ा, अजरक, सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद का है। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिलते हैं। जानकार मानते हैं कि इनसे शायद दरियां बुनी जाती थीं। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो ये था यात्रा वृतांत और रिपोर्ट, अतीत में दबे पांव, ओम थानवी जी द्वारा। मेरा नाम है गोल्डी तिवारी। धन्यवाद।